अगर पड़ोसी के घर में आग लगे तो आग की लपट आपके घर तक भी आती है, तो यानी कि चिंता आपकी भी है। आग का कारण पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां लगी है तो क्या वो कारण आपके घर में भी बन सकते हैं। इस लिहाज से बांग्लादेश के इशू को रूट से जानना जरूरी है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ सिमिलरिटी है? आप कहेंगे पास्ट तो सिमिलर है, लेकिन 1971 के बाद तो बांग्लादेश ने एक नया फ्यूचर चुना था। फिर कई लोगों के मन में सवाल होगा कि शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, लिबरेटर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पाकिस्तान, उनकी मूर्ति को क्यों तोड़ा जा रहा है? शेख हसीना उन्हीं की बेटी थी, और 1975 में जब अपने ही देश के फाउंडर, लिबरेटर, ऑपरेशन सर्चलाइट में जब पाकिस्तान बांग्लादेश के बेगुनाह जनता पर, क्योंकि उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान था, बेगुनाह जनता पर जब अत्याचार कर रहा था, शेख मुजीबुर रहमान उनकी आवाज बन रहे थे और उन्हीं के पूरे परिवार को असैसिनेट कर दिया जाता है। उनकी 2 बेटियां बच जाती, उनमें से एक बेटी शेख हसीना, तो उनको अब उनका तख्ता पलट होता है। तो इतना हेट क्यों? यह हेट अभी से जुड़ा हुआ है। एक और बात समझने वाली है, ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव अबाउट बांग्लादेश मे बी डिफरेंट फ्रॉम बांग्लादेश पर्सपेक्टिव ऑफ देयर हिस्ट्री। आप कहेंगे बात समझ नहीं आई। मतलब यह है, जब आप बांग्लादेश को याद करते हैं तो तुरंत आपके अंदर एक गर्व की फीलिंग आती है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, कि बांग्लादेश में इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि भाई बांग्लादेश और इंडिया के अंदर तो सॉलिडेरिटी होगी ही होगी। बांग्लादेशी जनता तो इंडिया को धन्यवाद करती होगी, और जो भी लीडर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा होगा उसकी तो वाहवाही होती होगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र 1947 से भी तो जुड़ा हुआ है। जो पार्टीशन की आग थी, जो दोनों तरफ का दर्द था, वो क्या आपने व्हाइट वॉश कर दिया 1971 से? तो इसी वजह से जरूरी है कि वी नीड टू चूज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ नेशन बियॉन्ड द नैरेटिव। यानी कि जो ब्रॉड नैरेटिव पॉपुलर है, केवल वही उसको सच मान लेना शायद हमारी पूरी समझ को नहीं दर्शाएगा। तो इस लिहाज से भी हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा और गहराई से समझना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे, पहले रीसेंट डेवलपमेंट्स पर फोकस करेंगे, फिर उन बातों पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं शायद मिस हो जाएंगी इन रीसेंट पास्ट, मतलब जो रीसेंट पास्ट में जिन पर काम चल रहा था, मिस हो जाएंगी इन कंटेक्स्ट टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। और जो बांग्लादेश में हुआ, ये केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था क्या इसमें अदर पावर्स का भी हाथ था? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले मिस्टर बाइडेन ने कमेंट किया था कि जो चुनाव हुए थे शेख हसीना के, जिसमें वो जीती थी, उस समय कितने सारे अपोजिशन के लीडर्स तो जेल में थे, तो वो तो अनफेयर है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो यूएस से उस पर सवाल उठा रहा था। चाइना इस बात से परेशान था कि अच्छा तुम इंडिया की तरफ ज्यादा हो, क्योंकि 2 प्रोमिनेंट पार्टीज ऑफ बांग्लादेश, उसमें अवामी लीग जिसकी लीडर शेख हसीना, और दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जिसकी लीडर खालिदा जिया, जो हाउस अरेस्ट में थी, अब पूरे आसार हैं बाहर आएंगी, और ऐसा ना हो कि वही देश की कमान संभाले। अगर हो भी तो हमें तो उसी तरीके से रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिशनली माना जाता है कि बीएनपी जब 2001 से 2006 तक वो पावर में थी, तो उस समय भारत के कंपैरिजन में उनका झुकाव पाकिस्तान के साथ रहा। ऐसे उनके जो हस्बैंड थे शेख, उनके हस्बैंड जनरल जियाउर रहमान, उनके समय भी पाकिस्तान की तरफ था। तो कहने का मतलब कि काफी कुछ अच्छा बैकग्राउंड है इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। शुरुआत करना चाहूंगा, एक फेमस स्कॉलर हुए हैं वेस्ट के, मिस्टर जेएस मिल। उन्होंने कहा था कि जो कॉलोनीज रहे हैं देश, क्योंकि उस समय भाई हम तो कॉलोनी थे जिस समय ये बात कर रहे थे, ब्रिटिश स्कॉलर थे, उनका कहना था कि डेमोक्रेसी विल नॉट सस्टेन इन दिस एरिया। मतलब उनका कहना था कि इन क्षेत्रों में जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, इन एरियाज में डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगी। यहां तो बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म चलना चाहिए ब्रिटिशर्स का, यानी कि ब्रिटिशर्स ही राज करें, इनके लिए ये अच्छा है। अब कुछ लोग उन्हीं पॉइंट को कोट करके कह रहे हैं कि देखो सही कहकर चले गए ब्रिटिशर, देखो पाकिस्तान का हाल, देखो बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तख्ता पलट ये पहला नहीं है, इससे पहले कई हो चुके हैं जिनके बारे में जिक्र भी होगा। देखो म्यांमार में क्या चल रहा है। तो एक तरीके से ट्रबुलेंट जोन लग रहा है ये पूरा इंडिया का नेबरहुड फिलहाल, राइट? तो क्या वो सही थे? फिर दूसरा इस पे एक और लॉजिक आता है कि ये जो कहना है कि इनको जाना चाहिए था, ये डिक्टेटर थी, तो क्या जरूरी है कि
अगर कोई कुछ देश मिलकर किसी को डिक्टेटरशिप कहें और फिर उसको हटाने की कोशिश करें जस्ट बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर अलाइंड, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर पार्टीज पावर में चेंज होती रहती है तो वही सही है। तो इस पे ना मल्टीपल नैरेटिव आ रहे हैं, राइट। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके सारे नैरेटिव्स को समझ लें, सारे पक्षों को जान लें, ठीक है। तो पहले तो कुछ फैक्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके मन में डाउट हुआ है भाई ये कोटा सिस्टम का मुद्दा क्या था। तो कोटा सिस्टम की भी थोड़ी गहराई में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो शेख हसीना जी, वो तो अब मतलब वहां से तो निकल गई हैं और आर्मी के सपोर्ट से निकली हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही थी कि इससे पहले जो इंडिया के नेबरहुड, जैसे अफगानिस्तान हमारा नेबरहुड, तो अफगानिस्तान में डॉक्टर नजीबुल्ला जो प्रेसिडेंट थे, जो इंडिया के फेवर में होते थे, उन्होंने भी एक ऐसी आस लगाई थी भारत से कि भारत उनको वहां से निकलवाने में मदद करे, लेकिन भारत वहां पर मदद नहीं कर पाया था। और जो उसके बाद की इनस्टेबिलिटी थी उसकी बलि चढ़ गए थे नजीबुल्ला जी। तो यानी कि अगर आपको अपने घर को सेफ रखना है तो आपको अपने पड़ोस में कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जिनकी सुरक्षा पर भी मतलब आपके स्टेक्स जुड़े हुए हों, ये एक पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो ऐसे में शेख हसीना जी तो निकल कर आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये ना निकल पाती, वो तो आर्मी ने इशारा कर दिया था कि अब दिस इज द सेफ टाइम, तो हमने ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे हैं हिस्ट्री में कि ना निकल पाने के कारण एसेसिनेशन हुआ है, जैसे कि इनके फादर पूरी फैमिली का हो गया था। तो उस समय भी कहा जा रहा था कि व्हाट वाज इंटेलिजेंस एजेंसीज, मतलब व्हाट वर इंटेलिजेंस एजेंसीज डूइंग, मतलब ऐसा होने कैसे दिया, क्योंकि दूसरे के देश में अगर इतनी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है और फिर ऐसा हो जाए तो इट्स लाइक कि सारे एफर्ट्स को आपने रिवर्स कर दिया। तो इस वाले लिंक से भी हमें समझना चाहिए। तो अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए तो उसमें कहा जा रहा है करीब 300 जाने जा चुकी हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, लेकिन स्टूडेंट को बैकिंग अदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की भी थी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जिसमें एनजीओज भी हैं। उनका कहना था कि शेख हसीना जी के 15 साल के राज में उनका दमन हुआ था। इनका कहना था कि इकोनॉमिक फिगर्स तो इंप्रूव हुए थे, यानी कि एशिया का टाइगर कहा जाने लगा था बांग्लादेश, और अगर पर कैपिटा जीडीपी कहें तो साउथ एशिया में वन ऑफ द बेस्ट कहा जाने लगा था। लेकिन कोविड के बाद से जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़े उसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन हो नहीं पाया। एक रफ आंकड़ा बता देता हूं, करीब 17 करोड़ के आसपास की जनता में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन अगर बेरोजगार हो और यूथ का बल्ज हो रहा हो, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो समझ लीजिए कि पेंटअप होता रहेगा। और ये मौका होता है कि जब गुस्सा एक मुद्दे पर उठा लेकिन फिर कई सारे मुद्दे उसमें जुड़कर एक नया उबाल ला देते हैं। बांग्लादेश में ऐसा ही एक उबाल आया है। संडे के दिन, क्योंकि आज हम ये वीडियो ट्यूसडे को बना रहे हैं, संडे के दिन तो 100 लोगों की जान चली गई, कर्फ्यू लगाया हुआ था। अब इसी के बाद फिर मंडे को जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉल किया कि भाई अब तो ढाका पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये तब हो रहा है जब टोटल कर्ब हो रहा है, मतलब इंटरनेट पर, सोशल मीडिया एटसेट्रा, राइट। और यहां पर जो अटैक हुआ है वो केवल शेख हसीना पर नहीं हुआ है, इसके अलावा मतलब उनके हाउस एंड ऑफिसेस तो हैं ही, इसके अलावा जो मीडिया एजेंसीज हैं जिन पर आरोप लगा कि आप प्रो शेख हसीना ही न्यूज दिखाते थे और आपने जो अपोजिशन को कर्ब किया गया उन वाली बातों को नहीं दिखाया, तो उन पर भी अटैक हुए हैं। प्लस कितनी जगह पर कम्युनल एटमॉस्फेयर है, अटैक जो है अदर कम्युनिटीज पर भी हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि ये तो एक मौका मिल गया रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को, क्योंकि जब लॉलेसनेस हो जाती है ना तो मुद्दे के बाहर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में भी वायलेंस होती है, और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी कहा जाता है। अब इनका देखिए क्या कहना है, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब शेख हसीना चली गई, डिक्टेटर चला गई। फिर ये भी सवाल उठ रहा है डिक्टेटर तो चली गई, आप जिनको डिक्टेटर बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या गारंटी है कि जो अभी आर्मी आएगी, जो आर्मी का रूल है या इंटरिम गवर्नमेंट बने, वो शेख हसीना से बेटर रूल कर लेंगे, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इनका सेलिब्रेशन यही है, इनका कहना है कि मैसेज ये है आने वाली सरकार को कि देखो डिक्टेटरशिप और मिसमैनेजमेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे प्रोटेस्ट आ सकते हैं। अब प्रोटेस्ट में आप ये जो कोटा वर्ड देख रहे हैं, तो ये कोटा की जड़ कहां से है? एक्चुअली 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स यानी कि जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े थे उनको कोटा दिया था, जैसे 30% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए रिजर्व किया गया था। अब ये कोटा की पूरी ट्रेजेक्ट्री है। शेख मुजीबुर रहमान ने प्रॉमिस किया था कि फ्रीडम फाइटर्स को कोटा दिया जाएगा। इस कोटा में 30% दिया गया था बांग्लादेश सिविल सर्विस, जैसे आपके यहाँ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे 30% कोटा इनके लिए। फिर इसके बाद 10% अफेक्टेड वुमेन, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑपरेशन सर्चलाइट किया था पाकिस्तानी फोर्सेस ने तो कितनी सारी वुमेन मैसिव रेप्स हुए थे, मतलब
घर उजाड़ दिए गए थे और जो ब्रेड विनर्स थे फैमिली के, मतलब जो कमाने वाले थे, उनको खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे में जो अफेक्टेड वुमेन थी उनके लिए 10% कोटा, 40% अलग अलग जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग से यहाँ पर 40% कोटा दिया गया। तो 20% कोटा था, मतलब 20% था जो मेरिट के लिए था। फिर हालांकि इसमें चेंजेस हुए, जैसे कि फिर 20% कुछ रिड्यूस किया गया, कहा कि चलो इसको 20 से अब 40% ओपन टू मेरिट करते हैं। फिर इसके बाद जो वॉर अफेक्टेड वुमेन का जो कैटेगरी थी उसको ऑल वुमेन कर दिया गया 10% कोटा, फिर बढ़ाकर टोटल मेरिट से जो सीट्स भरी जाती हैं उनको 45% किया गया। फिर 1997 आया। अब इसमें कहा गया कि भाई जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो ज़्यादातर हो सकता है चले गए हों, अब या जो इंक्लूजन होना है जिनका सर्विसेज में, तो वो तो उनके बच्चों का होना है। तो इसी से फ्रीडम फाइटर्स कोटा एक्सटेंडेड फॉर देयर चिल्ड्रन। अब उसके बाद फिर एक्सटेंड किया गया 2010 में, अब फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो यानी कि 1997 में 2010 में जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है वो एक्सटेंड हो रहा है टू चिल्ड्रन एंड देन टू ग्रैंड चिल्ड्रन। अब यहां पर एक रिसेंटमेंट आ गई, एक और रिसेंटमेंट थी, वो ये थी कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अवामी लीग है, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसके बाद शेख हसीना जी की पार्टी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हीं को सिविल सर्विसेज में भर्ती किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स में भर्ती किया जा रहा है, डिफेंस फोर्सेस में भर्ती किया जा रहा है इनके सपोर्टर्स को, जिससे कि जो अवामी लीग है उसका पॉलिटिकल डोमिनेशन बना रहे। तो ये भी एक अंडर करंट चल रहे थे। 2012 में फिर 1% पीडब्ल्यूडी का कोटा, टोटल कोटा 56%। अब प्रोटेस्टर्स चाह रहे थे कि जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो पोजीशंस हैं इसमें आप कोटा को खत्म करो, ऐसी बातें चल रही 2018 में। तो भाई गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है कर देते हैं। तो लेकिन इसके बाद जो एंटी कोटा जो ये मूवमेंट चली, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ऐसा कर देते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के पास जब ये पिटीशन गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो लीगली चैलेंज करना चाहते हैं इस कोटा को, हम उनको कहना चाहेंगे कि कोटा रहेगा। तो हाईकोर्ट ने कहा कोटा रहेगा, तो हसीना गवर्नमेंट ने कहा भाई जब कोर्ट ऐसा कह रही है तो एक तरीके से हमें तो मेंटेन करना पड़ेगा कोटा। लेकिन आरोप यह लगा कि भाई कोर्ट ने ऐसा कहा तो कोर्ट पर भी हसीना गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस है, भी आरोप लगा। दूसरा, अगर कोर्ट ने ऐसा कहा तो भी गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स तो होती ही हैं, वो इसको चैलेंज करे। तो गवर्नमेंट चैलेंज क्यों नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्यों कोर्ट की बात को मान रही है, ये एक यहां पर रिसेंटमेंट हुआ। फिर उसके बाद दोबारा ये मुद्दा उठा, तो 2020 में फिर हसीना गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा है कि अगर इनको कोटा नहीं मिलेगा फ्रीडम फाइटर्स को, तो लेट्स सॉल्व दिस मैटर इन अ वे कि अब कोटा मिलेगा ही नहीं। तो 2020 में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया कि भाई अब नो वन एल्स वुड ईदर, मतलब अगर फ्रीडम फाइटर्स को नहीं तो फिर किसी को नहीं। अब इसी के मतलब इसी से कनेक्टेड एक बयान भी रिसेंटली शेख हसीना जी ने दिया था, जिसकी वजह से और बवाल हो गया था। अभी हम उस बयान पर भी आएंगे। खैर, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा के फेवर में फैसला दे दिया, कहा कि नहीं भाई कोटा तो रहना चाहिए, 5% रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो वो खुद कह रहे हैं कोटा रहना चाहिए, तो हम क्या करें। इस पर प्रोटेस्टर्स और भड़क गए कि भाई अब शेख हसीना गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये आप मुझ पर क्यों बरस रहे हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इनका प्रोटेस्टर्स का कहना था कि नहीं भाई आप इसके खिलाफ स्टैंड ले सकते हो, वो आप नहीं ले रहे। प्लस आप ही की पार्टी है जिसने कि इस कोटा को मेंटेन करके रखा, एक्सटेंड करके रखा। प्लस जब ये रिसेंट प्रोटेस्ट हुए थे तो इसमें जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उसने आर्मी का इस्तेमाल किया टू कर्ब दीज प्रोटेस्ट्स, और उसमें वायलेंस हुई। तो प्रोटेस्टर्स का कहना था कि ठीक है अगर आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो और अब आप ये भी कहने के लिए तैयार हो कि ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ठीक है, अब गवर्नमेंट उस पॉलिसी के अगेंस्ट पॉलिसी बनाएगी और कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स को मिलता था वो हटाएगी। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन अब इसकी अकाउंटेबिलिटी लो, जो किलिंग्स हुई हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अब यहां पर शेख हसीना घिर गई कि भाई अब मान भी ली प्रोटेस्टर्स की बात, तो भी अब प्रोटेस्टर मान नहीं रहे। प्रोटेस्टर्स ने कहा 1 पॉइंट एजेंडा है। शेख हसीना ने कहा क्या, आपको रिजाइन करना पड़ेगा और जितनी किलिंग्स हुई हैं, वायलेंस हुई है जो हमारे स्टूडेंट्स की, उसकी आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब यहां पर वो फंस गई कि अब क्या करें भाई, रिजाइन कैसे करें। वो तो अब जब इतना ज्यादा बढ़ गया मंडे के दिन कि अब वो वहीं तक आ गए, प्रेसिडेंट हाउस तक, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, तो फिर तो आपको वहां से निकलना पड़ा। तो तब वो वहां से निकलकर अब वहां से आ गई हैं। अब लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तब जाकर ये पूरी कहानी कनेक्ट होगी। जैसे ये पूरा परसेप्शन देखते हैं। यहां पर शेख मुजीबुर रहमान प्रोमिनेंट लीडर थे आपके ईस्ट पाकिस्तान के। 1970 वाले चुनाव को देखिए, यहिया खान मिलिट्री डिक्टेटरशिप उनकी चल रही थी पाकिस्तान पर। उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ही है भाई। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थी भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, देखिए। अब उसमें एक ही पार्टी उभर कर आई, वो थी इनकी अवामी लीग।
और अगर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करें ईस्ट पाकिस्तान प्लस वेस्ट पाकिस्तान की टोटल सीट की, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई इनके फेवर में। तो भाई साहब ये बताओ, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट की टोटल सीट में से आधे से ज्यादा सीट इनकी हो गई, तो यानी कि पूरे पूरे पाकिस्तान पर सरकार किसकी बननी थी? अवामी लीग की बननी थी, ईस्ट पाकिस्तान प्लस वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन यहिया खान अलॉन्ग विद जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने कहा ये नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा चलो बंद करो इसको, हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे में इनका कहना था ये क्या चल रहा है भाई, मतलब कि ये तो जनता का मत है और आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, तो भाई अब मुझे पावर दीजिए। कहा जाता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो पंजाब रीजन है और जो सिंध रीजन है उसकी डोमिनेंस रहती है, प्राइमरीली पंजाब की डोमिनेंस रहती है और नेशनल पॉलिटिक्स वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। अब ये एक मौका मिल गया फिर मुजीबुर रहमान को कि यार पता लग गया कि ये तो सरासर जो बंगाली मुस्लिम्स हैं ईस्ट पाकिस्तान है उसके साथ तो नाइंसाफी और कभी भी इनको बराबर का दर्जा मिलेगा नहीं। तो फाइनली इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, मुक्ति वाहिनी बनती है जिसमें भारत का सपोर्ट भी रहता है, और उसके बाद एक ओपन यू कैन से डिक्लेरेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर वो ऑपरेशन सर्चलाइट होता है, फिर वॉर होता है और फाइनली भारत का समर्थन होता है और इस वजह से बांग्लादेश जीत जाता है। इस मुक्ति वाहिनी के बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बांग्लादेश की आर्मी में शामिल कर लिए जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो बांग्लादेश की आर्मी थी वो ट्रेडिशनली थी तो पाकिस्तानी आर्मी। तो 47 के बंटवारे के बाद से 71 तक ये पाकिस्तानी आर्मी ही थी, एक ही तरह की कमांड थी, ट्रांसफर पोस्टिंग्स होते थे। तो इस पाकिस्तानी आर्मी को अब आप बांग्लादेश आर्मी कह रहे हैं, तो इसमें अब दो तरह के लोग हो गए। एक तो वो लोग थे जो शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में थे, मुक्ति वाहिनी वाले लोग जो शामिल हुए थे। एक वो लोग हो गए जो कि उनके खिलाफ थे, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। तो अब ऐसे में आपस में भी आपकी मिलिट्री में कन्फ्रंटेशन होगा कि नहीं होगा? एक इंटरनल कन्फ्रंटेशन होगा। तो इसी वजह से जो लीडरशिप थी बांग्लादेशी आर्मी की उसमें भी हम डिवीजन देखते हैं, जिसका फलस्वरूप हम आगे जाकर मिलिट्री को देखते हैं। 1971 के इस बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद, मतलब यह भी कहा जाता है कि शुरुआती कुछ समय तक तो बांग्लादेश की सरकार कोलकाता से चलती थी। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स कोलकाता में थे, सुरक्षित, और यहां से फैसले ले रहे थे जिससे कि नए बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था। लेकिन आज वही बांग्लादेश में एक बड़ा सेक्शन ये है जो ये मानता है कि शेख हसीना बीइंग क्लोज टू इंडिया एंड इंडिया सपोर्ट मे बी सपोर्टिंग दिस डिक्टेटोरियल ट्रेंड इन बांग्लादेश, ये सेंटिमेंट दिख रहे हैं। देखिए समय बदल जाता है। खैर, अब उसके बाद 1975 में एसोसिनेशन हो जाता है, और एसोसिनेशन करने वालों में एक जो चेहरा निकल कर आता है वो जियाउर रहमान का आता है, जनरल जियाउर रहमान, जो कि प्रो पाकिस्तान रहे जब तक वो जीवित रहे। अब मैंने क्या कहा कि इनके अपोज में, मतलब कुछ लोग वो थे जो मुजीब के फेवर में थे। फिर पता लगता है कि जो जियाउर रहमान ने जिसको सपोर्ट करके मिस्टर मुशर्रफ को बनवाया था प्रेसिडेंट, तो फिर उनको असैसिनेशन कर दिया जाता है एक ब्रिगेडियर द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा जो मुजीब के फेवर में थे। तो अब ये जो आप देख रहे हैं मिलिट्री का यू कैन से दखल इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, ये तो पुराना है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ना तो प्रोटेस्ट पहली बार है और ना ही जो इनकी आर्मी है उसका रोल इंपॉर्टेंट होना पहली बार हुआ है। प्लस एक सिमिलरिटी भी है इनकी आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में। अभी हम उस पर भी जाएंगे कैसे इनकी आर्मी बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहती है, अलग से एसेट्स रखती है, स्टेक्स हैं बिजनेस में। खैर, अब इन पर एक और आरोप है, कहा कि आप डिक्टेटर इस वजह से थी, आपने ड्रैकोनियन डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, यानी कि अगर सरकार के विरुद्ध लोग डिजिटल मीडियम पर भी आ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी आप फैसला ले सकते हैं। और केयरटेकर गवर्नमेंट का जो रोल है आपने उसको हटा दिया, तो एक तरीके से आपका कंट्रोल बना रहेगा। और अनचेक्ड करप्शन के आरोप तो इन पर बम्पर लगते रहे हैं। तो आपने एक तरीके से मैनिपुलेट किया है इस पूरे सिस्टम को टू हैव कंट्रोल इन योर हैंड। जो यूएसए का कमेंट था किस बैकड्रॉप में था कि बीएनपी और अदर अपोजिशन पार्टीज को आपने साइडलाइन कर दिया था। अभी ये वो उनकी बात करें जो इन पर आरोप लगे। मैंने जो कहा था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए आपको 30% कोटा दिया गया, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स का जो सर्टिफिकेट है उसमें बड़ी धांधली हुई। कहा जाता है कि अभी भी कितने सारे केसेस इस बात के चल रहे हैं, जैसे ये लिखा है एक आंकड़ा 2.5 लाख डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग बियरर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ये कहा जा रहा है मोर देन 60,000 तो केसेस चल रहे हैं कि फर्जी किसी को फ्रीडम फाइटर का कोटा दे दिया, फैमिली का कोटा दे दिया और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट होकर जो बांग्लादेश की सिविल सर्विस है उसमें इंक्लूजन करा दिया। तो ये आरोप इन पर लगते रहे कि ब्राइबरी, फॉर्जरी, इसके थ्रू सिस्टम का पूरा मिसयूज हुआ है। अब प्रेजेंटली एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, प्लस करप्शन, अथॉरिटेरियन रेजीम, तो ये सारे आरोप
एक तरीके से सिमर कर रहे थे, जो इनके अंदर अंदर चल रहे थे, और प्लस जो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया 1.5 करोड़ से ज़्यादा, तो अब वो बिल्कुल फटकर निकला है यहाँ पर। देखिए, अब इनका एक कमेंट आया था जब ये आरोप लगा रहे थे कि भाई फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को आप क्यों कोटा बेनिफिट दे रहे हैं, तो इनका बयान आया कि द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स डू नॉट रिसीव कोटा बेनिफिट्स, हु वुड गेट इट, द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ राजकर्स। अब ये इनका बयान था। अब इस बयान को ये माना गया कि राजकर्स मतलब इन्होंने कह दिया प्रोटेस्टर्स को, तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो राजकर हैं। अब भाई राजकर कौन है? राजकर वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट किया था अगेंस्ट लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो राजकर एक तरीके से नेगेटिव टर्म यूज की जाती है बांग्लादेश में, एक तरीके से गाली मान लीजिए। तो ये फिर इससे और इंटेंसिफाई हो गया प्रोटेस्ट। वो कह रहे हैं यार हम वाजिब डिमांड कर रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, करप्शन के चार्जेस आपकी सरकार पर, अथॉरिटेरियन आप हैं, अपोजिशन के लीडर्स को आपने अंडर कर रखा है, मीडिया आपके कंट्रोल में है, और आप हमें कह रहे हैं कि हम राज करें, जब हम वाजिब बात कर रहे हैं कि भाई ग्रैंड चिल्ड्रन का क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम फाइट जो लिबरेशन वॉर हुआ था। तो कायदे में इनकी बात सही थी, इनका ये कहना था। अब क्या इसमें चाइना और पाकिस्तान का भी कुछ दखल है? देखिए, एक तो हुई बीएनपी और इसके अलावा है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एज अ पार्टी हैज रेडिकल एलिमेंट्स इन इट, जिस पर कर्ब किया था आपकी अवामी लीग ने। जमात इस्लामी के कुछ एलिमेंट्स कहा जाता है दे आर सपोर्टेड बाय आईएसआई, और आईएसआई अगर अपना बेस ढाका में बनाती है, जमात इस्लामी को सपोर्ट करती है, तो मुझे बताइए सीधा सीधा निशाना किस पर है? इंडिया पर है। तो इस कंटेक्स्ट में भी दोनों का कनेक्शन कहा जाता है कि आईएसआई फंडेड जमात इस्लामी, जो कि बैन कर दिया था अवामी लीग ने, अब उसका दोबारा से राइज ना हो जाए। अब वो तो बैन हो गया, प्लस इनकी एक स्टूडेंट विंग है, जैसे ये रहा इस्लामी छात्र शिविर। तो ये आरोप है कि इस्लामी छात्र शिविर जो है वो एक फ्रंट है जिसके कई सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब ये कयास है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि जो अथॉरिटेरियनिज्म, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर आर्मी के सामने खड़े होते हैं। क्योंकि आम आदमी ऐसे ही अपनी जान को दांव पे नहीं लगाएगा, लेकिन उसके पीछे से उसको बल देना, उसको पुश करना, उसको वाइडर मूवमेंट बनाना। तो इसमें कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी की ये जो आउटफिट है इसका हाथ हो सकता है। इनके कुछ जो विंग्स हैं, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर कयास लगा रही हैं कि उनका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आईएसआई ये लिंक बताया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। अब जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश एक बैलेंसिंग पावर की तरह काम करे इन साउथ एशिया। बैलेंसिंग पावर क्या? यानी कि जो अवामी लीग है उसको पता है कि यार अल्टीमेटली अगर बांग्लादेश का नक्शा देखो तो यहां पूरे एरिया में आप इंडिया से घिरे हुए हो, तो एक तरीके से ज्योग्राफिकली इंडिया के साथ तो अच्छे रिलेशन बनाकर रखने ही पड़ेंगे बांग्लादेश को। और ये वाला एरिया है जो सी वाला एरिया है, तो ज्योग्राफी वांट्स बांग्लादेश एस्टेब्लिशमेंट टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, इट इज फॉर इट्स ओन बेनिफिट। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि जो बर्बादी का मंजर उसने देखा है, उसने जियोपॉलिटिक्स को, बॉर्डर राइवलरी को पहले प्रेफरेंस दिए, मतलब उसको प्रेफरेंस दिया, और जियो इकोनॉमिक्स वैसा ही बांग्लादेश करे। बांग्लादेश ने इसका उल्टा करा, बांग्लादेश ने फोकस किया जियो इकोनॉमिक्स पर। ऐसा नहीं है कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में कुछ इश्यूज नहीं थे। वाटर इश्यूज देखिए, तीस्ता वाटर इशू अभी भी है, एनक्लेव्स का एक्सचेंज, या फिर आपका जो ये वाला एरिया है यानी कि सी वाला एरिया है, यहां पर मैरीटाइम बाउंड्री का इशू था। लेकिन ये सारे इशू रिजॉल्व हुए, ग्रेजुअली रिजॉल्व हुए। कुछ जो हैं जैसे तीस्ता वो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश को पता था कि इकोनॉमिक्स पर फोकस करना है, पहले जनता को मजबूत बनाना है। अगर इकोनॉमिक वेलबींग होगी तो उसके बाद जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो एड्रेस हो जाएंगे। अब पाकिस्तान और चाइना जो है इसके अलग ट्रैक पर बांग्लादेश को लेकर जाना चाहता है, ऐसा हमें लग रहा है। जैसे बीएनपी, अब कुछ गलतियां इनकी कही जा सकती हैं, क्योंकि देखिए अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो जनता ये तो देखती है कि अपोजिशन लीडर्स हाउस अरेस्ट में क्यों हैं। क्योंकि देखिए अगर बीच में कोई एक लेयर रहेगी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी तो सरकार ज्यादा अकाउंटेबल होगी। तो अगर आपके अलावा कोई और है जो सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार को ज्यादा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बना रहा है, तो क्या आपको सड़क पर आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक टैक्टिकल चूक हो गई शायद शेख हसीना से। यहां पर अपोजिशन पार्टीज को स्पेस देना चाहिए था, पॉलिटिकल स्पेस देना चाहिए था। लेकिन शेख हसीना का कहना था कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना का मतलब है कि बांग्लादेश के फ्यूचर को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ये बीएनपी, क्योंकि देखिए 2001 से 2006 तक जब बीएनपी की सरकार थी तो वहां पर हमने देखा ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स को यहां पर पनाह दे रहे थे। जबकि जब से शेख हसीना आई तो उन्होंने इंश्योर किया कि बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू बिकम बेस
ऑफ दोज ग्रुप्स विच आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। तो एक तरीके से जब से शेख हसीना आई तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित रखने में बांग्लादेश की मुख्य भूमिका रही। अब याद करिए चिकन नेक कॉरिडोर, तो चिकन नेक कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है यहां वेस्ट बंगाल आसाम को जोड़ता है और ये है बांग्लादेश। अगर इंडिया और बांग्लादेश का ट्रांजिट रिलेशन मजबूत हो रहा है, यानी कि अगर यहां से मतलब अगर कोलकाता से अगरतला पहुंचना है तो पहले 31 घंटे का सफर अगर 10 घंटे में कन्वर्ट हो गया है, इतना कम हो गया है, तो स्ट्रेटेजिकली शेख हसीना का जो रूल है वो इंडिया को मजबूत कर रहा था या नहीं कर रहा था। नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रेंथन करना है तो बांग्लादेश के ट्रांजिट रूट का इस्तेमाल करना जरूरी था इंडिया के लिए, जिससे कि चिकन नेक कॉरिडोर हमारी एक स्ट्रेटेजिक यू कैन से वीकनेस ना रहे, राइट। तो कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट चाइना को तो कर सकता है, राइट, क्योंकि जो आने वाला एस्टेब्लिशमेंट है, जो चॉइसेस हैं बीएनपी या जमात इस्लामी, भाई वो तो टिल्ट किसकी तरफ होंगी, चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। तो ये तो नेबरहुड में चैलेंजेस बढ़ाने वाली बात हो गई। अब ये अभी रिसेंट अपडेट तो ये थी कि हिंडन एयरबेस पर आई थी और उसके बाद ये बांग्लादेश का एयरफोर्स का क्राफ्ट था, उसके बाद प्लान है कि लंदन जाएंगे, अभी पेपर वर्क चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन हमारे लिए मतलब हमारे लिए शेख हसीना जितनी ज़रूरी थी तो उतनी ही ज़रूरी बांग्लादेश के लिए इंडिया है। ऐसा क्यों? अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट करना है तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। ट्रेड आप किसके साथ ज़्यादा बेटर कर सकते हो? जिसके साथ आपके बॉर्डर कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में इंडिया के साथ बेटर रिलेशंस वो बांग्लादेश की तरक्की के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से उन्होंने कहा रेडिकलाइजेशन को साइड करो और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करो, राइट। यही उन्होंने किया। एंटी इंडिया मिलिटेंट्स पर अटैक किया, इंडियन मेनलैंड को जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उससे कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिट रूट दिया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बांग्लादेश है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है क्या? एक तरीके से कहते हैं कि देखो अपने पड़ोसी के साथ जो हम करेंगे, मतलब वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ग्रांट्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड लाइन ऑफ क्रेडिट, और इसके बदले में हम कुछ चाहेंगे नहीं, नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो उसमें बांग्लादेश वॉज दी अमंग द बेस्ट एग्जाम्पल। फिजिकल कनेक्टिविटी, ट्रेड, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, राइट। अब हिस्ट्री देखिए इनकी मिलिट्री coup की। शेख मुजीबुर रहमान का मैंने बता दिया एसेसिनेशन हुआ। उस एसेसिनेशन में एक मुख्य फिगर ये बताए जाते हैं जियाउर रहमान। इन्होंने पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन्हीं की वाइफ हैं वो खालिदा जिया जो अब पावर में आ सकती हैं, राइट। यहां से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, जिनकी पार्टी है अवामी लीग और अपोजिशन पार्टी है बीएनपी जुड़ी हुई है इनसे। फिर ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ, ये मुजीब के सपोर्टर थे, इन्होंने इनको हटवाया। फिर उसके बाद ये दोबारा आ गए पावर में क्योंकि उनको पहले हाउस अरेस्ट रखा था। फिर एक और मिलिट्री coup होता है, फिर एक और मिलिट्री coup होता है। तो मतलब मिलिट्री coup की तो इन्होंने बयार लगाकर रखी बांग्लादेश के इतिहास में। तो बांग्लादेश की मिलिट्री इतनी ताकतवर बनी कैसे? क्या बांग्लादेश की मिलिट्री और जो इंडियन मिलिट्री है क्या उसके स्टेटस में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे इन इंडियाज केस आर डिफेंस फोर्सेज आर सब्जेक्ट टू सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट। सिविल जनता द्वारा चुनी सरकार ही ताकत रखती है और मिलिट्री ताकत नहीं रखती। मिलिट्री इज देयर टू सर्व इट्स पर्पस, सिक्योरिटी, राइट। लेकिन यहां पर जो फैब्रिक है वो अलग है। मतलब यहां पर इनकी जो चुनी हुई सरकार है दैट वाज नॉट एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन मिलिट्री। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे इनका जो ओरिएंटेशन है वो पाकिस्तान मिलिट्री वाला रहा, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक इंटरवेंशनिस्ट मिलिट्री है कि नहीं सिविक रिपब्लिकन गवर्नमेंट में, अगेंस्ट सिविलियन रूल, एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी रखती है। और यही कारण म्यांमार में भी है। म्यांमार में तो एक अलग ही मुद्दा है। म्यांमार की जो मिलिट्री है वो तो पार्लियामेंट में सीट भी रख रही है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐसा इंश्योर करा दिया जिससे कि म्यांमार के सरकार पर भी एक तरीके से जो आर्मी है उसका एक दखल रहता है। तो ये एक सीखने वाला लेसन है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कई सारे जो सिविलियन लीडर्स हैं उनका मिलिट्री बैकग्राउंड है। तो एक तरीके से जो मिलिट्री का जो बैकग्राउंड है वो एक इंटरफेरेंस वाला है। सीक्रेसी के नाम पर मतलब अकाउंटेबिलिटी लेस है, करप्शन है, ये भी एक बड़ा कारण है। ये देखिए इनका जो एएफडी है ये आर्म फोर्सेस डिवीजन, तो एक्चुअल में कहने के लिए हेड करेंगे पीएम लेकिन एडवाइस करेंगे तीनों, और इनकी एडवाइस समझ लीजिए कि वही प्रभुत्व रखती है। इस वजह से एक्सपेंडिचर में और यहाँ पर करप्शन है, उसकी वजह से भी जनता खफा थी। आपने सुना है कि आर्मी अलग से बिजनेस भी रखे, यहाँ पर बिजनेस भी चल रहा है। डेयरीज हैं, आइसक्रीम फैक्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, जूट, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेवल बिजनेस, इसमें आर्मी का अलग से स्टेक है, इन्वेस्टमेंट है। तो आर्मी क्या है, मतलब ये तो स्टेट विद इन स्टेट जैसा काम हो गया यहाँ पर। प्लस अलग से बैंक भी है, और इन बैंक्स में पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? बजट से आ रहा है।
बजट से एलोकेट हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी द फंडिंग, और उसमें इलिसिट और यू कैन से सब प्राइम वे में लोन किसको दिए जाते हैं, टॉप ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। तो एक तरीके से भाई एक टॉप ऑफिसर्स का इस्तेमाल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए करता है, राइट। अब इंडिया का क्या कंसर्न होना चाहिए? सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि देखो शेख हसीना इंडिया आई, हमें अपने इंटरेस्ट को मैनेज करना है, लेकिन जो अभी अपोजिशन में वहां पर पार्टीज आ जाएंगी उनके साथ भी इंडिया को रिलेशंस को मैनेज करना होगा। दैट इज अ चैलेंज दैट इंडिया हैज टू कंसिडर, क्योंकि अगर लोगों का रुख शेख हसीना के खिलाफ है तो हमें देखना होगा कि वो लोग कुछ प्रोटेस्टर्स हैं या फिर मेजर सिविल सोसाइटी में ही रुख शेख हसीना के खिलाफ है। प्लस रुख ना वो बदलता भी रहता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर एक बैलेंस रखें। एक तरफ शेख हसीना ट्रेडिशनल एलाय रही हैं, अवामी लीग एज अ पार्टी रही है, लेकिन अभी जो बयान आया है इनके बेटे का, जो यूएस में उनका बयान आया है कि शेख हसीना इज नॉट गोइंग टू रिटर्न टू बांग्लादेश। उनका कहना है कि उनके परिवार ने बहुत त्याग कर लिए हैं बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को टॉप चार्ट्स में खड़ा कर दिया था इकोनॉमिक फिगर्स में, लेकिन तब भी बांग्लादेश इनकी अहमियत नहीं समझ रहा और फिर ऐसे कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए बैड न्यूज हो सकती है, राइट। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल बनता है ली क्वान यू का। ली क्वान यू वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सिंगापुर के चेहरे को बदला था। उनका कहना था कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं जैसे यूएसए और ये अदर यूरोपियन नेशंस, ये एशियन नेशंस पे फिफ्तियां कसते रहते हैं, मतलब कमेंट करते रहते हैं, अरे आपके यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, आपके यहाँ अथॉरिटेरियनिज्म है, आपके यहाँ हमारे जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। इनका कहना था कि भाई एशियन सोसाइटीज जो हैं वो अलग हैं, एशियन सोसाइटीज हैव सम एशियन वैल्यूज। यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं इन कम्युनिटीज में वैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं है जैसे आपकी सोसाइटी में है। तो इस वजह से यहां पर अगर कुछ मिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियन ट्रेंड्स हैं तो वो बड़े चेंजेस भी लेकर आते हैं। तो इनका कहना है कि अगर लिबरल वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल जो नोशन है कि कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम हो तो हो सकता है वो आपके यहाँ बहुत अच्छा वर्क कर जाए, लेकिन कुछ एशियन सोसाइटीज में उतना अच्छा वर्क ना करे। पहली नेशन सोसाइटीज को इकोनॉमिकली मजबूत करना होगा, और मजबूत करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले लेने के लिए सरकार को मजबूत रहना और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहना ये जरूरी है। ये ली कुआन यू का पर्सपेक्टिव है इस पर। तो यहाँ बांग्लादेश के केस में यहाँ पर वो मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड अगर गड़बड़ होता है बांग्लादेश का इन फ्यूचर, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का फ्यूचर इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश तरक्की करेगा, इंडिया का भी ट्रेड अच्छा होगा, और बांग्लादेश मतलब बिजनेस भी देगा और सिक्योरिटी भी देगा, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है इंडिया के साथ पार्टनरशिप। लेकिन अगर गड़बड़ होता है तो ली कुआन यू का जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर सटीक बैठता है, क्योंकि बीएनपी और जमात इस्लामी आते हैं। तो इंडिया को यह भी ध्यान रखना होगा कि अपोजिशन में से कौन से लीडर्स के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करे जिससे कि रिलेशंस को इंटैक्ट रखा जा सके। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रूल है, व्हाट मैटर्स इज नेशनल इंटरेस्ट, राइट। तो हमारी सोलिडारिटी है कि वहां पर स्टेबिलिटी आए, लेकिन जो भी पावर में आएगा उसमें से कुछ लीडर्स इंडिया के फेवर में होने चाहिए, अन्यथा ये देखिए एक तरफ तो पाकिस्तान एलओसी वाला इशू है, दूसरी तरफ एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ इशू है, फिर आपके म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है। तो तीन फ्रंट के साथ चौथा फ्रंट भी अगर इंडिया के अगेंस्ट ओपन हो गया, वहां पे कुछ ग्रुप्स इंडिया के अगेंस्ट काम करने लग गए, तो ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हमें टैक्टिकली सोचना होगा। ट्रेड पर तो इंपैक्ट है ही, ट्रेड फिगर देखिए $13 बिलियन के आसपास का ट्रेड था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मतलब यहाँ तो मतलब सबसे बड़ा जो कॉटन का एक्सपोर्ट है हम बांग्लादेश में करते हैं, बांग्लादेश से टेक्सटाइल का एक बड़ा इंपोर्ट होता है, हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिक बातें हैं। खालिदा जिया की सरकार के साथ मतलब जो अवामी लीग की पार्टी यानी कि शेख हसीना की सरकार के साथ हमारे एफटीएस पे बात चल रही थी। अगर खालिदा जिया की सरकार बन जाती है तो एफटीएस पे बातचीत का क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है, अगर एफटीए साइन हो जाता है तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे पास थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वो कह रही है कि अगर एफटीए साइन हो जाता है तो मोर देन 100% एक्चुअली ग्रोथ होगी एक्सपोर्ट में दोनों कंट्री से एक दूसरे में, जिससे कि जो बांग्लादेश की एक बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसका एक बड़ा भाग रिजॉल्व हो सकता है अगर इतना मैसिव ट्रेड एक्सपेंड होगा। ये देखिए 134% का इंक्रीज अगर पार्शल हो जाए, तो अगर फुल एफटीए हो जाए यानी कि आपके देश से हमारे देश में जो ट्रेड होता है, तो ऐसे में जो कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो बेयर मिनिमम हो जाए तो 182% का राइज हो सकता है। तो 182% सोचो, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे 297%। अगर बांग्लादेश हमारे यहाँ जितना एक्सपोर्ट करा उससे 297% ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो भाई साहब एक्सपोर्ट तभी तो करेगा जब प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो बांग्लादेश में नौकरियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा 172% ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। तो
तो आप कहेंगे यार बांग्लादेश ज्यादा कर पा रहा है, हम कम कर पा रहे हैं। अरे भाई साहब, बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर पाएगा जितना वो एक्सपोर्ट करता है उसका 297%। इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा जितना हम अभी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 172%, क्योंकि इंडिया का साइज बड़ा है ना। लेकिन दोनों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अगर इस पर फोकस करते तो इसको हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स, राइट। तो आने वाली सरकार इस पर क्या करती है देखने वाली बात है, राइट। ऑलरेडी लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हुए हैं, इस पर हमने काम किया है। ये देखिए, अगरतला से अखौरा एंड अखौरा से फिर कोलकाता। यही मैं कह रहा था कि देखो पूरा 31 आवर्स का टाइम 10 आवर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो इसके लिए ट्रांजिट के लिए तो भाई बांग्लादेश इज क्रिटिकल। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस है। अगर शेख हसीना की लेजिटिमेसी डाउन हो रही है तो इंडिया का स्टांस अगर इस समय प्रो हसीना ही क्लियर होगा, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का इस्तेमाल भारत सरकार यूज कर रही होगी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपफ्रंट जो अपनी स्टेटमेंट है उसमें यही बातें बोलनी होगी कि वी आर टुवर्ड्स पीस, स्टेबिलिटी, बेटरमेंट ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि देश है ना, मतलब एक लीडर एक चीज होती है और देश बड़ी चीज होती है। तो हमारा तो स्टैंड वही रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई जाएगी, ये तो आपको पता ही लग गया। प्लस यूएस, यूके, यूरोप ये भी बड़े इंटरेस्टेड है इस एरिया में। तो ऐसे में अगर ये इंटरेस्टेड है तो इंडिया को इनके साथ यू कैन से कोऑर्डिनेट करना होगा जिससे कि वायलेंस ना हो। क्योंकि अगर अभी ये हुआ है, मतलब अभी ये तख्ता पलट हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो दोबारा कुछ लॉलेसनेस हो सकती है। तो ऐसे में वी हैव टू कोऑर्डिनेट। प्लस यूएई एंड सऊदी अरब, दे आर आल्सो हैविंग स्टेक्स इन दिस बांग्लादेश। तो ऐसे में उनके साथ भी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में हम काम कर सकते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी आए, ट्रेड वगैरह चलता रहे, एक्सट्रीमिज्म को लिमिट कर सकते हैं। हम मालदीव्स वाले मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो भी सरकार बने अगर वो भारत के खिलाफ है भी, तो जैसे आपने देखा होगा अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था हमारे केंद्र की सरकार का, तो उसमें आपको सामने बैठे दिख गए थे मिस्टर मुइजू। आप में से कई लोग सोच रहे थे अरे ये तो वही मिस्टर मुइजू हैं जो चाइना के फेवर में थे, ये यहाँ कैसे बैठे हैं? इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। तुम हमारे खिलाफ भी जाओगे लेकिन हमारे दरवाजे भी तुम्हारे लिए ओपन है। कारण जिससे तुम ये रिकंसिडर कर लो कि तुम्हारी लोकेशन तुम चेंज नहीं कर सकते। चाइना बहुत दूर है, इंडिया पास है। ज्योग्राफी वांट्स Maldives to have good relations with India, Bangladesh to have good relations with India, तो doors of talks should remain open। तो ये यही है। 1971 का जो नैरेटिव है कि इंडिया ने एक मेजर रोल निभाया था, इस वजह से बांग्लादेश तो हमारे साथ होगा ही। वी कैन नॉट टेक दिस नैरेटिव और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। यानी कि हमें इसके बियॉन्ड और क्या क्या चल रहा है उस पर भी प्रोएक्टिवली एंगेज होना होगा, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो करंट क्राइसिस है इसमें अभी मिलिट्री के पास आ तो गई है, लेकिन अल्टीमेटली जेन्युइन डेमोक्रेसी शुड एस्टैब्लिश इन बांग्लादेश। डेमोक्रेसी इस वजह से सो दैट रूल रिमेन्स अकाउंटेबल, रूल रिमेन्स ट्रांसपेरेंट। जो भी दिक्कतें हैं वो कम्युनिकेट होनी चाहिए जनता से कि दिस इज द प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से, ये हम कर रहे हैं, इतने टाइम में रिजॉल्व होगा। देयर शुड बी दिस ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आज हम उस समय में नहीं रह रहे कि डिक्टेटरशिप से आप जस्टिफाई कर दो कि हमने ये नंबर्स दिए हैं और जनता का एक ग्राउंड पर तो हमें इफेक्ट मिल नहीं रहा, तो फिर तो भाई साहब स्थिति खराब ही होगी। एक और चीज़ यहाँ पर अजीत डोवाल जी ने जो बात कही थी कि आज हमें जो खतरा है वो केवल बाहर से नहीं है, हमें सिविल सोसाइटी बेस्ड जो थ्रेट है उस पर भी ध्यान देना होगा। सिविल सोसाइटी बेस्ड थ्रेट्स का मतलब है कि कई बार कुछ मीडिया, कुछ एनजीओज, कुछ एक्टिविस्ट भी ऐसे हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी जनता को फॉर लॉलेसनेस, क्योंकि ये केवल अगेंस्ट गवर्नमेंट ही थोड़ा ना डायरेक्ट हुआ है। जो भी आपके गुस्सा हुआ है, ये तो कम्युनल फीचर भी इसमें आ गए हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं सोसाइटी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपके देश में पैसे का इस्तेमाल करके बाहरी ताकतें आपके अंदर से आपको यू कैन से आपके लिए खतरा पैदा कर रही हैं। क्योंकि बाहर के दुश्मन को ठीक है, दिस इज फॉरेनर, दिस इज मिलिट्री, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, इंटेलिजेंस एजेंसी को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन जो आप ही के लोग हैं, आप ही के बीच में हैं और उनका धीरे धीरे माइंड शिफ्ट किया जा रहा है टू एक्चुअली गो टू वेंडलिज्म, तो अब वो तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। तो इसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा यू कैन से चैलेंज है।